IRCTC, टाटा पावर, IEX और भी कई सारे शेयर स्पेसिफिकली मिड कैप स्टॉक्स जब अचानक से 10 to 20% करेक्ट होने लगे तब एकाएक लोगों में पैनिक सा आने लग गया था। सब में एक क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि कहीं हम एक मार्केट बबल में तो नहीं है, कहीं मार्केट क्रैश तो नहीं हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम इसी चीज को एड्रेस करेंगे, तो एंड तक जरूर देखेगा। तो चलिए कचौरी खाते खाते शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज मैं आपको करीब 7 to 8 पॉइंट्स बताऊंगा जो मार्केट रिलेटेड है, जो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। और हाँ, एक सजेशन है कि एंड तक जरूर देखेगा, बिकॉज आप अगर इनमें से कोई भी वर्ड स्किप कर देंगे या सुनते नहीं है तो आप गलत कंक्लूजन डिराइव कर लेंगे। काफी बार ऐसा मैंने देखा है, लोग केवल आधे वर्ड सुनते हैं और उसके बाद अपना जजमेंट पास कर देते हैं। तो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड द एंटायर केस, और इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा टिकरटेव, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो पहली चीज है जो आपको पूरी तरीके से समझना चाहिए कि पैनिक का कंटेक्स्ट क्यों बन रहा है। वो इसलिए बन रहा है बिकॉज देयर आर 3 रीजंस, 3 रीजंस के कारण ये पैनिक का कंटेक्स्ट बनता है। पहला वो है हमारे वॉरेन बफेट सर, जहां आज की पीढ़ी जो 20-30 ईयर्स की है वो जजमेंट पास कर चुकी है कि बफेट सर पागल हो चुके हैं और वो सारा का सारा कैश जो लेके बैठे, बाय द वे आपको बता दूं $145.4 बिलियन तक का कैश रिजर्व लेकर बैठे वॉरेन बफेट सर। और आपको ये भी पता होगा कि कैश पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। और ऑनगोइंग रैली देखकर काफी सारे लोगों ने जजमेंट पास कर दिया कि वॉरेन बफेट सर ने तो 20 to 30% का पोटेंशियल अपमूव मिस कर दिया। खैर, बफेट सर को तो फर्क इसलिए भी नहीं पड़ता बिकॉज सिमिलर कमेंट्स उनको 2005 से 2008 दैट इज 3 साल तक सहने पड़े थे, 1996 से लेकर 2000 तक भी सहने पड़े थे। बस फर्क इतना रह गया कि चिढ़ाने वाले तो बाजार से निकल गए, लेकिन वॉरेन बफेट सर 80 साल से 80 ईयर से मार्केट में जमे। जो सेकंड कॉज ऑफ पैनिक बन रहा है वो है हमारे रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी साहब। उन्होंने स्टेटमेंट्स जारी कर दिए हैं। उनका ये कहना है कि भाई संभल के रहो, दुनिया का सबसे बड़ा क्रैश आने वाला है। और उनको साथ में सपोर्ट कर दिया कुछ महीने पहले माइकल बूरी ने। जी हाँ, उन्होंने ये कह दिया कि ये जो ETFs का मार्केट है, पैसिव फंड्स पूरी तरह चल रहा है, उसमें अफरा तफरी मच जाएगी। जिन लोगों को नहीं पता माइकल बूरी कौन है, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने 2008 का क्राइसिस 2005 और 2006 में ही प्रेडिक्ट कर दिया था और मिलियंस ऑफ डॉलर्स शॉर्ट करके कमाए थे। एंड फाइनली जो थर्ड रीजन है जिसके कारण थोड़ा बहुत पैनिक बना है, बिकॉज मार्केट अभी इस लेवल पे है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि इस लेवल पे हमको इन्वेस्ट करना भी चाहिए या सब कुछ सेल कर देना चाहिए। वेल डोंट वरी, हर चीज का आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा कि क्या ये सारे जस्टिफाइड है। सो जो पहला पॉइंट आपको समझना है यहाँ पे जो मैं देख रहा हूं वो है मार्केट का मूड इंडिकेटर, जो सारे पैरामीटर्स को देख के बताता है कि ओवरऑल मार्केट में क्या माहौल है, क्या सेंटिमेंट्स है। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, फिलहाल है डर का माहौल। ये फिलहाल 44 पे है, जो कि क्लियरली बता रहा है कि मार्केट के प्लेयर्स फिलहाल थोड़े से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और जब भी मार्केट पैनिक मोड में होता है, इंडीड इट इज एक्चुअली अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब रादर देन सेल। सो क्लू नंबर 1 तो हमें यह कह रहा है कि डर के आगे जीत है। तो अगर आपको ज्यादा डर लग रहा है तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब ऑल दोज थिंग्स। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को इतने लाइक दीजिएगा जितने लाइक आप अपने स्कूल के क्रश को करते थे। सेकेंड है डायनेमिक चेंजेस। चलिए थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं और यहां पर हम समझते हैं किसी भी एसेट क्लास का पार्टिसिपेशन जब भी बढ़ता है तो उसमें एक फंडामेंटल और डायनेमिक चेंज आता है। एग्जांपल देता हूं सरलता के लिए। पहले दुनिया में बार्टर सिस्टम चलता था कि भाई तुम गेहूं दो, मैं तुमको दाल दूंगा। फिर उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर आ गया, फिर उसके बाद ट्रेड होना शुरू हो गया, फाइनली करेंसीज। एंड हमने देखा है कि जैसे जैसे लोगों में डिमांड बढ़ती है उस एसेट क्लास का भी वैल्यू बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो मार्केट 10 साल पहले ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, लास्ट 4 साल में देख लीजिए एंथुजियास्ट कितने बढ़ गए। और सिमिलरली क्रिप्टो का लेवल भी बढ़ रहा है। लाइकवाइज इक्विटी वर्ल्ड में भी वर्ल्ड वाइड अचानक से अवेयरनेस रिकॉर्ड लेवल पे बढ़ी है। और ये नंबर्स भी बता रहे, लास्ट ईयर के रिकॉर्ड डीमैट अकाउंट ओपनिंग और साथ में रिकॉर्ड इन्फ्लोज जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में हो रहे वो दर्शा रहा है कि पार्टिसिपेशन इन ऑल दीज एसेट्स स्पेसिफिकली इक्विटी काफी बढ़ रहा है। और ये डायनेमिक चेंज ज्यादातर आ रहा है यंगर जनरेशन से, जो अवेयर हो रही है फाइनेंस और स्टॉक
स्टॉक मार्केट को लेके और सीरियसली इन सारी चीज़ों को ले रही है, जो कि ऑब्वियसली एक एडवांटेज है। तो जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा पॉजिटिव भी है, क्योंकि ये लोग गैप डाउन में भी चीज़ें बाय कर रहे हैं, दैट इज़ अ गुड साइन। नेक्स्ट एक कॉशन पॉइंट है, लास्ट एक ईयर में ईयर टू डेट अगर आप निफ्टी को कंपेयर करेंगे वर्ल्ड के इंडेक्स, चाहे ताइवान, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, मलेशिया, चाइना, ब्राजील, किसी के साथ भी सबको पीछे छोड़ दिया, बिकॉज हमारे इंडेक्स ने 19% का रिटर्न दिया हुआ है, बाकी सबने इससे काफी गुना कम दिया है। जहां ये प्राउड होने की चीज है, बट वहीं पर हमें मैच करना है क्या हमारी ऑनगोइंग ग्रोथ, देश की ग्रोथ इज एक्चुअली ग्रोइंग एट दैट पेस जितना बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां पर ऑब्वियसली एक सवाल उठता है कि नहीं यार ऐसा तो नहीं है। अब इसमें आई नो काफी सारे लोग कहेंगे कि सभी देशों के कंपैरिजन में हमारे देश में क्या हो गया ऐसा भाई कि एक साल में इतना ज्यादा ग्रोथ हो गया, इतना तो हमको कहीं पे दिखा नहीं, तो क्या ये सिर्फ लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है? तो इसमें मैं ना 2 पॉइंट्स ऐड करूंगा कि भाई ग्रोथ इन सम सेक्टर्स तो हुई है, ऑटोज में हुई है, मेटल्स में हुई है, केमिकल्स में। अच्छा बाय द वे, अगर आप चाहते हो कि मैं जल्द से जल्द पूरे केमिकल स्पेस को एनालाइज करूं तो कमेंट्स में लिखिएगा जिया जले, जितना जिया जले जहां जले उतने जल्दी वीडियो आएगा। सो कमिंग टू द पॉइंट, ग्रोथ तो हुई है लेकिन सिलेक्टेड सेक्टर्स में हुई है, वहां पर शिफ्ट ऑफ फंड्स हुआ है। विश्वास ना हो तो आप ओवरऑल सिनेरियो में भी देखिए, स्टार्टअप फंडिंग कितनी बड़ी है, नजारा देखिए, धनाधन काफी सारे यूनिकॉर्न्स बने हैं। सो द पॉइंट इज सेम दैट यस पूरे इंडेक्स में शायद उतना ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल नहीं मिलेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आपको बहुत मिलेगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो थोड़ा सा अगेन कॉशन बढ़ाता है, लोगों को कॉशन लग रहा है बट मुझे इतना ज्यादा बेस इस पे नहीं लग रहा, और वो होता है इंडेक्स निफ्टी का पीई। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फिलहाल निफ्टी का पी करीब 26-26 के पास है। ऑब्वियसली सस्ता नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट इतना महंगा भी नहीं है। सवाल ये उठता है क्या इधर हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए या पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए? वेल उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। देखिए इंडेक्स जो होता है हमारा, वो एक हमको एक मेजर चीज समझनी होगी कि वो एक अप्रॉक्स सेंटिमेंट बताता है ऑफ द ओवरऑल मार्केट, इन विच केस जब हम निफ्टी को देखते हैं तो टॉप 50 कंपनीज के बारे में बताता है। उसमें से भी 50% कॉन्स्टिट्यूएंट्स निफ्टी के होते हैं फाइनेंस और टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इंडेक्स गिरता है, मतलब ये नहीं होता कि बीएसई की सारी 5000 से 6000 शेयर्स गिरने लग जाए। इनफैक्ट 2008 के फॉल में भी या 2000 के भी फॉल में अगर आप देखेंगे, बियरिश मार्केट में भी देयर वर स्टॉक्स व्हिच हैड परफॉर्म 200 to 300%। तो कंक्लूड हम यहां से एक चीज कर सकते हैं कि इस लेवल पे इंडेक्स पे जहां अगर आपको रिस्क लग रहा है तो आप इंडेक्स पे डायरेक्ट इन्वेस्टिंग थ्रू ईटीएफ्स या इंडेक्स फंड थोड़ा सा कम कर दीजिए और स्टॉक स्पेसिफिक जाइए। अब इसमें से कुछ लोगों का कहना होगा कि भाई पैसिव फंड्स आर बेस्ट, किसी भी लेवल पे डाल दो इट इज बेस्ट, सारा कुछ कर दो इट इज बेस्ट, फलाना डिमका। तो उसके लिए हम वापस थोड़ी सी हिस्ट्री के अंदर डिग इन करेंगे। तो हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो 1991 में सेंसेक्स था करीब करीब 1000 के आसपास। उसके बाद वहां से हर्षद मेहता भाई आए, 4x कर दिया। उसके बाद वापस आधा हो गया क्रैश के बाद। उसके बाद 5-6 साल तक कंसोलिडेशन और ज्यादा मूव नहीं हुआ। अगर आपने 1992 के टॉप पे इन्वेस्ट किया होता इंडेक्स फंड में, वैसे तो इंडेक्स फंड थे ही नहीं उस समय पे, ईटीएफ या जो भी हो, बट एज्यूम कर लेते आपने किया, तो आप 6-7 साल तक कुछ ज्यादा कमा नहीं पाओगे। वहीं पर आप अपने आप को कंपेयर करते कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स ने करीब 12 to 13% का रिलेटिव टर्म में रिटर्न दिया, तो आप डिसअपॉइंटेड होते और हमेशा के लिए इक्विटी छोड़ देते। लाइकवाइज 2000 के टॉप पे अगर आपने इन्वेस्ट किया होता या 1 और 2 के आसपास, तो अगेन 5 to 6 ईयर्स आपको कुछ रिटर्न नहीं मिले होते। वहीं पर अगर आपने स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट किए होते तो आपको ये चीज मिलती। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडेक्स पे अगर आप अभी के अभी इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न नहीं कमाओगे। 10-20 साल में देखो, इंसान हो या इंडेक्स, एट द एंड तो ऊपर ही जाता है, लेकिन योर पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मोर रिटर्न्स वुड बी अगर आप थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक चले जाओ या सेक्टर स्पेसिफिक चले जाओ, उसमें ज्यादा होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं लिक्विडिटी की, जो काफी सारे लोगों को परेशान करती है कि ज्यादा लिक्विडिटी हो गई, मनी बहुत प्रिंट हो गया इकोनॉमीज में, जिसके कारण सारे सेंट्रल बैंक और आरबीआई ने जितना पैसा डाला हुआ ना वो सक कर लेगा, पूरा सक कर लेगा और धनाधन सब गिरेगा। अब इसमें 2 चीजें ध्यान से सुनिए। ये सेंट्रल बैंक्स ने जो लिक्विडिटी लाई हुई है कोविड 2020 के टाइम पे, कब लाई थी? फॉल के टाइम पे। ऑब्वियसली क्यों लाई थी? पैनिक ताकि ना हो, पैनिक ना हो, नर्वसनेस ना हो, इसी के लिए सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट काम करती है। अब ऑब्वियसली बात है कि अभी जितना डॉलर सप्लाई में है मार्केट में वो बहुत ज्यादा है, इतना इतिहास में कभी नहीं हुआ था जितना अभी है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये सारे लोग एक बार में सक इन करने की कोशिश करेंगे लिक्विडिटी, तो बहुत मेजर क्रैश आ जाएगा। एंड दैट इज द रीजन कि एक बार में वो बहुत बड़ा सक इन करने की कोशिश नहीं करेंगे। कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं चाहेगा कि लिक्विडिटी एक बार में सक करके पैनिक बना दिया जाए, इसलिए वो स्लोली
केयरफुली इस चीज़ को करेंगे। तो इसलिए वो चीज़ इतनी वैलिड नहीं है, हल्के हल्के से करेंगे जिसमें पैनिक नहीं होगा। एक और चीज़ है कि मार्केट में अभी लोग इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इतने लो हैं, फिक्स डिपॉजिट में कोई रिटर्न नहीं है, डेट फंड में कोई रिटर्न नहीं है, रियल एस्टेट भी कुछ सिलेक्टेड जगह पे ही चल रहा है, बाकी इतना नहीं चल रहा है, लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, घर पे वेल्ले बैठे हुए क्या करें, चलो इन्वेस्ट करो। तो कहीं ना कहीं वहां पर वो चीज़ होती है। तो इस डिस्कशन से ना हमें तीन चीज़ भी समझ में आती है, जब तक, ध्यान से सुनिए, जब तक इंटरेस्ट रेट बढ़ने के सिग्नल सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द ग्लोब और हमारी सेंट्रल बैंक नहीं देती, तब तक हमको पैनिक नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, जब तक कोई मेजर ब्लो नहीं आता, जैसे कि कोल्ड वॉर हो गया दो कंट्रीज के बीच में, बहुत बड़ा डेट क्राइसिस आ गया, तब तक कोई बहुत मेजर क्रैश नहीं आने वाला है। और मेजर क्रैशेस की एक खासियत है, मेजर मतलब 30-40% वाला 7 to 14 ईयर्स में एक बार होते हैं। कैसे 1992 हुआ, उसके बाद 8 साल बाद हुआ था 2000 के आसपास, उसके बाद 12 साल के बाद हुआ था करीब करीब ये जो हमारा 2020। और ये हमेशा जो मेजर होता है ना वो एक अनएक्सपेक्टेड केस के कारण होता है। कोविड आ गया, हर्षद मेहता स्कैम हो गया, केतन पारेख स्कैम हो गया, अनएक्सपेक्टेड है। इसके बारे में आपको और मुझे भी नहीं पता, अभी भी हो सकता है कोई ऑनगोइंग स्कैम चल रहा होगा, वैसे अगर कोई चल रहा है तो कमेंट्स में जरूर बताएगा। तो ये तब आता है, और अभी बिल्कुल हाल फिलहाल में हो तो बहुत मेजर क्रैश, दैट इज 40-50-60% वाला क्रैश फिलहाल तो मुझे यहां पर नहीं दिख रहा। अगर दिखेगा तो मैं आप लोगों को जरूर अपडेट कर दूंगा। अब यहां पर आप सवाल करोगे कि भाई अगर ऐसा सीन है तो वाई आप डायरेक्ट इक्विटी में सिर्फ 3% इन्वेस्टेड हो और मेरा बाकी एक्सपोजर ETF में। तो मेरा सिंपल से है, बिकॉज इंडेक्स का एक्सपोजर मुझे ETF से मिलता है, तो उसका मेरे को इतना लोड नहीं है, बिकॉज ट्विटर पे मैं फरवरी 2020 से बोल रहा हूं, तो दैट इज देयर। रही बात डायरेक्ट इक्विटी की, तो मैंने करीब करीब 16,200 पे पब्लिक डोमेन पे भी है, ट्विटर पे मैंने किया हुआ था, मैंने अपने मोस्ट ऑफ द इक्विटीज को क्लोज करके सिर्फ 3% डायरेक्ट इक्विटी रखा है। उसका सिंपल से रीजन है, बिकॉज बहुत सारे ने 300-500% रिटर्न दे दिया था, जिस तरह का मूव है। मेरा इतना ज्यादा स्किल नहीं बोलूंगा, लक कहूंगा, मार्केट उस तरह से बढ़ा। और दूसरी बात है, मैंने जिन फार्मा स्टॉक्स को बुक किया, मिड कैप को बुक किया, वो तो 18,000 में अभी भी जिस प्राइस पे बुक किया उससे नीचे है। सो एज आई सेड इन द स्टार्ट, आपको प्योर इंडेक्स नहीं देखना, आपको स्टॉक स्पेसिफिक देना है। अभी भी मार्केट इतना ऊपर है, कमेंट्स में जरूर बताना कि आप में से कितनों के पोर्टफोलियो अभी भी नीचे, मार्केट ऑल टाइम हाई पे, पर देखना कितने सारे लोगों का नीचे। पॉइंट है स्टॉक स्पेसिफिक लो। नेक्स्ट चीज जो है, 10-20% के डिप अगर किसी स्टॉक पे आता है, पैनिक में हो जाते तो आप ये क्यों नहीं ध्यान देते, तो वही स्टॉक 700-800% भी तो चढ़े साल भर में। तो अगर आपको रिस्क लगता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके मैचिंग फेवरेबल में नहीं आता, तो देयर आर अदर स्टॉक्स जो उतने ज्यादा नहीं चले, वहां पर इन्वेस्ट करो। सो दोस्तों, आशा करता हूं आज आपको समझ में आएगा कि पैनिक करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, डिप्स को अपॉर्चुनिटी बनाओ, इंडेक्स की जगह थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक फिलहाल के लिए हो जाओगे तो दैट वुड बी कंसिडरेबल वेल। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो निफ्टी 100 के स्टॉक्स लो, वो आपको हेल्प करेंगे। और इन्हीं को अगर अच्छे से एनालाइज करना है तो आप टिकट टेप का सहारा ले सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर कुछ भी पसंद आया तो लाइक कीजिए, और इसी तरह के और वीडियोस चाहिए तो बहुत सारा लाइक और शेयर कीजिए। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।